कोविड-19 यानी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है और इस वैश्विक महामारी में हमने अपने दर्शकों के लिए IVN OPD शुरू करी है। IVN OPD में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से मिलवा रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल आज हमारे दर्शकों के उन सवालों का जवाब दे रहे हैं जिन सवालों का काफ़ी लोगों को उनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज हम आपके पास वो सवाल ला रहे हैं जो अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो कैसे उसको शिफ्ट किया जाए, कैसे उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और कैसे उसकी फर्स्ट एड की जाए। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी का। नमस्कार सुमति जी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सड़क पे एक्सीडेंट से घायल हो जाता है तो उसको कैसे हॉस्पिटल ले जाया जाए और कैसे वहाँ पे उसका फर्स्ट एड किया जाए। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया सुमति जी, बल्कि ये प्रश्न आपके ही नहीं बहुत लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि अब तक जब तक स्ट्रिक्टली और फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था तो ना ही उतनी आवाजाही थी और एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत कम हो गए थे, या फिर बल्कि मैं कहूँ तो ना के बराबर थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जीवन थोड़ा बहुत पटरी पे आएगा तो एक्सीडेंट्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं या हो रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं। ऐसे में अगर राह चलते कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार होता है तो उसके अगल बगल वाले लोगों को कैसे उसको सहायता पहुंचानी चाहिए या कैसे उसकी मदद करनी चाहिए, इसके बारे में एक जानकारी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी आदमी को अगर अगल बगल कोई भी एक्सीडेंट या चोटिल आदमी दिखता है तो भयभीत होने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि इस कोविड-19 सिनेरियो में हमें हमेशा ये भय रहता है कि शायद वो जख्मी आदमी किसी कोविड-19 या कोरोना से ग्रसित तो नहीं है। ऑब्वियसली ये हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस घायल आदमी जो तड़प रहा है या जिसको अगर आपने मदद नहीं करी तो उसके साथ कुछ भयावह भी हो सकता है, इसके डर से और केवल कोरोना के डर से आप उसकी मदद ना करें। तो मेरी अपील रहेगी बल्कि आपसे कि आप उसकी मदद ज़रूर करें, और उसकी मदद करते समय या उसको अस्पताल या हॉस्पिटल तक पहुंचाते समय 2 3 4 कुछ मामूली बातों की जानकारी, या बहुत मामूली से तात्पर्य बल्कि यह है कि बहुत आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप भी अपने आप को बचा सकते हैं और वो जो घायल मरीज है उसकी सेवा भी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि आपको अपने आप को कैसे बचाना है, तो ऑब्वियसली घायल आप अपने साथ PPE किट या कोई भी वैसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लेके नहीं दौड़ रहे होंगे। जब आप किसी घायल आदमी से आपकी मुलाकात होती है या रास्ते में वो मिल जाता है, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस घायल आदमी की मदद करते समय कोशिश करें कि कम से कम उस जो कोविड-19 सिनेरियो का जो नियम बताए गए हैं उसका जो पालन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और कम से कम उसका निरस्तीकरण या ये कहें कि उसका ब्रेक हो सके। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे ही बताया गया है, बार बार हाथ धुलना, बार बार सैनिटाइज करना अपने आप को, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रख लेना, ये सब चीज़ों का अनुपालन आप उस समय भी कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब उस घायल व्यक्ति के लिए क्या किया जाए। घायल व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर वो घायल व्यक्ति मोटरसाइकिल या बाइक पे सवार है और उसने हेलमेट लगाया हुआ है तो कृपया करके उस हेलमेट को निकालने की कोशिश ना करें। उस हेलमेट को वैसे ही लगे रहने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि अंदर की इस समय कंडीशन क्या है, और वो हेलमेट आपके लिए भी प्रोटेक्टिव है और खासकर उस आदमी के लिए प्रोटेक्टिव है जो उसको हेड इंजरी से बचाता है। और उस हेलमेट को निकालते वक्त आप उस आदमी की इंजरी को बढ़ा सकते हैं या उसको और उसकी इंजरी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट के समय कोशिश करें उस आदमी से बात करने की। अगर वो आदमी बात करता है, अगर वो बात करने में सक्षम है, इसका मतलब कि उसका जो मोटा अगर हम बात माने, जब भी हम किसी एक्सीडेंटल केस की बात करते हैं तो हमारी मेडिकल लिटरेचर में हम लोग ABCD, बेसिकली ABCD ये लाइन या ये प्रोटोकॉल हम अपनाते हैं। A फॉर एयरवे, अगर कोई आदमी बात कर सकता है ये तो ये मान के चलते हैं कि उसका एयरवे ठीक है, एयरवे को कोई चोट नहीं पहुंची है। B फॉर ब्रीदिंग, अगर वो सांस ले पा रहा है और वो सांस
ऑब्वियसली चोट लगी होगी तो थोड़ी मुश्किल से ले पा रहा होगा, लेकिन तब भी अपनी सांस लेके अपनी बात कह पा रहा है। तो ए और बी पार्ट क्लियर हो जाता है। ये हम अपनी मेडिकल रूटीन प्रैक्टिस में भी करते हैं। कभी हमारे पास कोई घायल मरीज आता है तो हम भी इसी प्रोटोकॉल को अपनाते हैं, पहले ए चेक करते हैं, बी चेक करते हैं, इस तरह। तो ऐसे ही उस आदमी को उस घायल मरीज के लिए करना चाहिए। फिर उसकी नस चेक करते हैं, सी फॉर सर्कुलेशन, उसकी नस चेक करते हैं, और डी फॉर डिसेबिलिटी, मतलब हम ये चेक करते हैं कि कहीं उसके किसी बाहरी पार्ट में, हाथ पैर और किसी एरिया से कोई खून तो नहीं बह रहा, कोई चोट तो नहीं लगी, कोई डिफॉर्मिटी या कोई टेढ़ापन तो नहीं है, तो ये देखते हैं। अब ये मान के चलिए कि अगर उस आदमी के हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर है उस एक्सीडेंट की वजह से, तो अभी हमें उस फ्रैक्चर के लिए कुछ नहीं करना, वो उस आदमी को, उस घायल मरीज के फ्रैक्चर के लिए कुछ नहीं करना। हमें उस समय बस ये एक ध्यान रखना है कि जो उसको इंजरी हुई है या जो उसको चोट लगी है वो अब और आगे ना बढ़े। शायद मैं ये मास्क हटा लूँ, मैं अकेला हूँ यहाँ पे तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे। तो अगर हम उसकी उस इंजरी को, उस चोट को और आगे ना बढ़ाएं, वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, सबसे बड़ी चीज़ होगी। तो मैं उस आदमी को कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि उसके हाथ पैर में कोई फ्रैक्चर है, या कभी कभी लगता है कि हाथ पैर बिल्कुल झूलता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन में कृपया करके उस हाथ या पैर को या उस बॉडी के पार्ट को फिक्स कर दें। फिक्स करने का मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जब उसको हम उस घटना स्थल से, उस चोट के स्थल से अस्पताल पहुँचा रहे हैं, उसके बीच में कोई और दिक्कत ना बढ़े या उसकी इंजरी को उसकी इंजरी और आगे बढ़े ना, तो उस चीज़ के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो इंजरी उसी जगह स्टेबलाइज हो जाए। तो हम उसको कहते हैं उसको फिक्स कर दिया जाए। वो फिक्सेशन आप कैसे भी कर सकते हैं। एक लकड़ी की फंटी ले सकते हैं, अगल बगल पेड़ की शाखाएं टूटी हुई होती हैं उसको लेके कर सकते हैं, गत्ते के टुकड़ों से कर सकते हैं, या किसी भी एक ऐसी हार्ड चीज़ से उस चोट के ऊपर नीचे के भाग को बांध दिया जाए ताकि उस चोट में फर्दर मूवमेंट ना हो सके और उसमें और आगे उस इंजरी प्रमोट ना हो सके। तो ये काम करते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें नहीं समझ में आ रहा कि मरीज के किस पार्ट में चोट है, लेकिन हमें ये भी समझ में आ रहा है कि मरीज को कुछ ना कुछ दिक्कत है या उसको कुछ ना कुछ गंभीर चोट हुई है कि वो नहीं आगे, उसको हमें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, तो अब इसके पहले एक प्रश्न ये खड़ा उठता है कि हम ये कैसे पता चलें कि उस एक्सीडेंट के बाद क्या उस मरीज को अस्पताल पहुंचाना तुरंत जरूरी है, कि क्या उसको कोई मामूली चोट लगी है और अस्पताल की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आज के कोविड-19 के सिचुएशन में अस्पताल जाना कोई बहुत बहादुरी की चीज़ नहीं है, और अगर अस्पताल से हम बच सकें और किसी मामूली चोट को हम अस्पताल ना जाके ठीक कर सकें या उसको हम रेस्ट दे सकें या उनको उसके घर पहुंचा सकें, तो वो भी एक बहुत अच्छा उपयुक्त सल्यूशन होगा। एक सिंपल सा तरीका है, अगर मरीज बात कर रहा है, अगर मरीज सही से सांस ले पा रहा है और आपके सहारे के बाद, आपकी सहायता से वो उठ के चल पा रहा है, इसका मतलब मोटा मोटा उसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, उसको कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं लगी है। कृपया उसको घर पहुंचाइए उसके, या उसके घर पहुंचने में मदद करिए। अगर बाद में हालत बिगड़ती है तो वो अस्पताल जा सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं, वो ना बात कर पा रहा है, ना वो सही से सांस ले पा रहा है, या फिर ना ही, या आपको लग रहा है कि उसके शरीर में कोई फ्रैक्चर है या कोई अंदरूनी चोट लगी है जो आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तरीका ये है कि हम उसको एक तो ऊपर नीचे से फिक्स कर दें, और दूसरा चीज़ ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर कहीं शरीर में कहीं और चोट लगी है तो आइडियली तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं हम स्पाइन बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड आते हैं जिसमें सीधे मरीज को लेटा, आपने देखा होगा टीवी में देखा होगा, अमेरिका में, यूएस में, इंग्लैंड में एक चोट लगती है, तुरंत एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, 3-4 लोग निकलते हैं, मेडिकल पर्सनल्स, और एक बड़े से स्ट्रेचर बोर्ड में उस मरीज को बिठा के स्ट्रैप बांध के ले रहे होते हैं। वो काम हम यहाँ देसी तरीके से भी कर सकते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत चीज़ का जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो अगल बगल कोई भी पटरी मिल जाए, कोई भी पटरा मिल जाए, या कोई खटिया मिल जाए, इवन मैं कहूँगा फोल्डिंग मिल जाए, कुछ मिल जाए, उस पर ही उस मरीज को लेटा के और आराम से उसको हल्का सा स्ट्रैप करके उसको स्टेबलाइज कर दीजिए और उसको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाइए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ इन सब चीज़ों से घबराइए नहीं। आज के पहले या बहुत दिनों पहले इंडिया में ये माना जाता था, हिंदुस्तान में, कि अगर हम किसी घायल आदमी को, किसी एक्सीडेंट के आदमी को अस्पताल पहुंचा रहे हैं तो जो आदमी जो उनकी मदद करना चाहता था वो ये सोच के भी नहीं कर पा रहा था, मदद करना चाहता था कि कहीं पुलिस इंक्वायरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं अस्पताल में मेरे ऊपर तो आरोप नहीं लग जाएंगे। लेकिन बहुत कुछ मोदी जी की सरकार आने के बाद, और वैसे भी बहुत सालों से, अब गुड समैरिटन लॉ चल गया है और
उसके हिसाब से हमारे देश में ये कानून है कि जो आदमी आपकी मदद करके आपको ला रहा है उससे इस तरह के कोई प्रश्न नहीं उठेंगे। और खासकर इस कोविड-19 सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक इट वुड बी अ नोबल वर्क, ये एक बहुत पुण्य का काम होगा। और उस घायल मरीज को वहाँ तड़पता ना छोड़ के उसकी मदद करें। सावधानी अपने लिए भी बरतें और उसके लिए भी बरतें। मेरी आपसे बल्कि ये अपील रहेगी कि किसी भी घायल आदमी की मदद जरूर करें। आज इस कोरोना काल के पहले भी लोग, जबकि कोई एक्सीडेंट होता था, सड़क पे राह चलते मिलता था, तो लोग हिचकिचाते थे, लोग डरते थे कि उनकी मदद मैं करूं कि ना करूं। लोग आगे बढ़ जाते थे, निकल जाते थे, रुकने से डरते थे, उसकी मदद करने से डरते थे, क्योंकि उनको ये मन में ये कहीं ना कहीं ये भय था कि कहीं वो अगर इसको लेके अस्पताल गए और कोई पुलिस इंक्वायरी हुई तो कहीं उनका नाम ना आ जाए या कहीं उनको बार बार पुलिस के या कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। मैं उनको ये इस बारे में कहूँगा कि आज के कुछ सालों पहले तक तो ये समस्या थी, लेकिन अब हमारे पास एक गुड समैरिटन लॉ बन गया है, जिसके हिसाब से अगर आप किसी घायल आदमी की, किसी चोटिल आदमी की मदद करते हैं तो आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं करी जाएगी और आपको इस चीज़ के लपेटे में नहीं लिया जाएगा। तो आज के इस कोरोना क्राइसिस में आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बात को भी ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ इस कोरोना क्राइसिस के काल में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उस दूसरे चोटिल जो गंभीर अवस्था में मरीज पड़ा है उसकी भी मदद करें। उससे हिचकिए मत, अपने को भी बचाइए और उसकी भी मदद करिए। सर, जैसा अभी आपने घटना स्थल पे बताया, दूसरा सवाल हमारा ये, अगर किसी व्यक्ति को घर में चोट लग जाए तो वो क्या प्रिकॉशन बरते और कैसे हॉस्पिटल तक आए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है सुमति जी, क्योंकि घर में चोट का कोई ईमान धर्म नहीं होता। घर में चोट पहले भी लगा करती थी और अब भी लगा करती हैं, और अब तो क्योंकि हमेशा घर पे ही रहना है, तो क्योंकि बहुत दिनों से घर पे ही रह रहे हैं, तो इसलिए घर पे चोट बहुत कॉमनली लगती है। अब सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि घर पे कैसी भी चोट लगे, जैसे मैंने आपको पिछली बार कहा कि घर पे कैसी भी चोट लगे आपको घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शत्रु है हमारा, मेरे मानने में, वो पैनिक करना या अपने आप का आपा खो देना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल घबराइए मत। अब अलग अलग कैटेगरी पे आते हैं कि घर में चोट कैसे कैसे लगती है। हम लोग बचपन में, मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग खेला करते थे तो कईयों बार दरवाजे में या खिड़की में या किसी ड्रॉर में उंगली आ जाती थी और उंगली आके अचानक से कच्ची सी होती थी और बहुत पीड़ा होती थी। बिल्कुल उंगली, उस समय तो बहुत दर्द होता था, फिर उंगली कुछ देर बाद नीली पड़ जाती थी और मतलब लगता था कि पता नहीं लगता है उंगली कट गई, क्या हो गया। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग खेला करते थे तो कभी दरवाजे में उंगली आ जाती थी, कभी खिड़की के पल्ले में उंगली आ जाती थी, कभी ड्रॉर में उंगली आ जाती थी, और 1 मिनट के लिए जान से निकल जाती थी। और उसके बाद फिर उंगली सूज पड़ती थी, दर्द होता रहता था, लगता कि उंगली कट गई है कि नहीं। फिर कुछ देर बाद वो नीला पड़ जाता था और घर के सब लोग परेशान हो जाते थे और फिर डॉक्टर के पास भागते थे कि चलो एक्सरे करा लें, कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, वो नहीं हो गया है। लेकिन मैं अब क्योंकि ऑर्थोपेडिक प्रोफेशन में हूँ पिछले कई सालों से, अभी मुझे पता है कि ये सब चीज़ें घर की रूटीन और सामान्य चोटें होती हैं और इसमें कभी फ्रैक्चर नहीं होता या यूजुअली फ्रैक्चर नहीं होता। कभी कहना तो गलत है, लेकिन यूजुअली नहीं होता। और अगर उंगलियों में फ्रैक्चर होता भी है तब भी उसके लिए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने की या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपचार करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहली बात, मैं घर के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को ये कहूँगा या माँओं को ये कहूँगा कि बच्चे की उंगली अगर किसी दरवाजे में आ गई है या किसी पल्ले में आ गई है, सूजन भी है, तो घबराएं नहीं। बच्चे को दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली दर्द हो रहा है, उसको ठंडे पानी से या बर्फ़ की सिकाई करें। दूसरी चीज़, अगर वो उंगली नीली पड़ती है तब भी ये घबराएं नहीं कि उसमें फ्रैक्चर हो गया है। अगर हो भी गया है तब भी अभी उसके लिए कुछ नहीं करना। बहुत ज़्यादा है तो उसको, बच्चे को आप पेन किलर दे सकते हैं, पेन किलर के रूप में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन ये दे सकते हैं, क्योंकि दर्द तो रहेगा और इसको ठीक होने में 2-3 दिन लगेगा भी। और बचपन में हम भी जानते हैं कि ये सब चीज़ें होती थी और 2-3 दिन में वो नीलापन भी ठीक हो जाता था, स्वेलिंग भी खत्म हो जाती थी और दर्द भी खत्म हो जाता था। तो ऐसा ही अभी भी होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप चिंतित हैं तो मैं ये कहूँगा कि सपोज करिए अगर इस उंगली में, जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पे चोट लगी है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले उसमें बताया कि एक आदमी की मदद एक आदमी ही करता है, वैसे एक उंगली की मदद एक उंगली करती है। तो उस उंगली के बगल वाली उंगली को पकड़िए और मैं तो बल्कि ये कहूँगा इन दोनों को आपस में बांध दीजिए, या बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो आजकल महिलाएं सर में रबड़ बैंड लगाती हैं, वो उस मोटे वाले रबड़ बैंड को आपस में लगा दीजिए
ताकि जब चाहे उसको निकाल सकती हैं, नहा धो सकता है बच्चा या कोई भी आदमी और दोबारा उसको बांध सकता है। तो ये जो सही वाली उंगली है, जो नॉर्मल उंगली है, ये उस उंगली की मदद कर रही होगी और आप देखिएगा कि 2-3 दिन में ये अपने आप ठीक हो गई होगी। पहला चीज़ तो ये। दूसरे बहुत कॉमन चोट क्या होती है कि हर घर में बुजुर्ग हैं और वो बुजुर्ग जब टॉयलेट जाते हैं या घर की फर्श पे चलते हैं या सुबह वॉशरूम के लिए जाते हैं और अचानक से हमें आवाज़ आती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं या दादी नानी मामी या जो भी हैं वो वॉशरूम में गिर गए और अब वो उठ नहीं पा रहे। हो सकता है कि वो वॉशरूम में गिर गए हों और उसके बाद उनकी कोई हड्डी ना टूटी हो और उसके बाद वो आराम से उनको बिस्तर पे ला के लेटाया जा सके और उसके बाद वो नॉर्मल रूटीन कर सके। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बुजुर्ग, स्पेशली जो 60-65 साल की उम्र के पार है, वो घर पे वॉशरूम में गिर जाता है तो उसके कूल्हों में चोट आ जाती है और बहुत ज़्यादा संभवतः ये हो सकता है कि उसके कूल्हों में फ्रैक्चर हो गया, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर अराउंड हिप्स। ये बहुत कॉमन है एल्डरली एज ग्रुप में और इसको हम फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर भी कहते हैं। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि एक उम्र के बाद हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी होती हैं जो थोड़ी सी चोट खाने पे भी टूट सकती हैं। तो इस तरीके की फ्रैक्चर के मरीज जो इस तरीके की चोटों से हुई हैं वो यूजुअली अपने ऊपर खड़े नहीं हो पाते। इसका मतलब ये है कि अगर जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग आपके वॉशरूम में या घर पे गिरा है, अगर वो उसके बाद उठ के खड़ा हो पा रहा है और दर्द के साथ ही भले चल पा रहा है तो मोटा मोटा ये मान के हम बैठ सकते हैं कि उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने पैरों पे वजन नहीं ले पा रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, उस एरिया में स्वेलिंग आ जा रही है, तो संभवतः उसको फ्रैक्चर हो गया है। आपको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मैं फिर यही कहूँगा, अपने ऊपर सावधानी बरतते हुए और उस पेशेंट के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनको अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उनको भी हॉस्पिटल और डॉक्टर की ज़रूरत है। उनकी देखभाल के लिए उनको कृपया हॉस्पिटल ले जाएँ और डॉक्टर से परामर्श करें, सलाह लें। ज़रूरत होगा तो डॉक्टर आपके एक्सरे भी कराएंगे और आपकी उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि मोच आ जाती है, तो इसे घर में कैसे मैनेज किया जाए? बिल्कुल सही सुमति जी, मैं बिल्कुल भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया, क्योंकि घर की चोटों में एक बहुत बड़ा हिस्सा मोचों का होता है। हम चल रहे होते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं, अचानक से हमारा पैर स्लिप कर जाता है, हम सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, हमारा पैर मुड़ जाता है तो और हम गिर पड़ते हैं, कभी कभी हाथ मुड़ जाता है, तो हाथ पैरों में मोचे आ सकती हैं। अब इसके 2 पार्ट हैं, कभी पैर ट्विस्ट कर गया या हाथ ट्विस्ट कर गया या हाथ खिंच गया या कोई भारी सामान उठाते समय हाथ पे प्रेशर ज़्यादा आ गया, कलाई में। मोस्टली जो मोचे होती हैं वो या तो पैर की एड़ी में आती हैं या हाथ की कलाई में आती हैं। इन दोनों ही जगह पहले तो हमें ये अपने आप को दिखाना या समझना होगा, क्या वो जो मोच आई है वो सही में मोच है या फिर वो फ्रैक्चर है। मैंने फिर वही कहा कि अगर आपकी मोच आने के बाद आप पैर पे चल पा रहे हैं, वजन ले पा रहे हैं, संभवतः ये फ्रैक्चर नहीं है, ये मोच मतलब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या आसपास की मांसपेशियों या लिगामेंट्स की इंजरी को ही हम हिंदी में मोच कहते हैं, तो वो हो सकता है। या हाथ की कलाई में खिंचाव आ गया है और हाथ की कलाई से आप कोई काम नहीं कर पा रहे, आपके हाथ में सूजन आ रही है, दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, संभवतः ये फ्रैक्चर हो सकता है। आपको डॉक्टर की उपचार की ज़रूरत है। आप अपने जो आपके अगल बगल के अस्पताल हैं उनके पास जाइए और वहाँ उनसे मिलिए। लेकिन अगर दर्द में बढ़ाव नहीं हो रहा है या उतनी सूजन नहीं आ पा रही है तो संभवतः ये मोच है। और मोच का इलाज वैसे ही करते हैं जैसे आप पहले करते थे, इस कोरोना काल के पहले। हाँ, उस समय हो सकता था कि आप छोटी मोटी मोच के लिए भी अस्पताल चले जाते हों। आज के टाइम पे मैं ये कहूँगा कि उसके लिए आप अस्पताल मत जाइए। आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़, जिस भी एरिया में मोच आई है उस एरिया को रेस्ट दीजिए। रेस्ट का मतलब है, अगर पैर खिंच गया है, एड़ी खिंच गई है, आराम करिए। पैर के नीचे 2 तकिया रख के आराम करिए। अगर हाथ की कलाई खिंच गई है तो हाथ को रेस्ट दें, उस हाथ से कोई काम ना करें। संभवतः या ज़रूरत हो तो ही उससे कुछ काम करें, अदरवाइज ना करें, मतलब उस एरिया को रेस्ट दें। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है ठंडे पानी की सिकाई या ठंडे की सिकाई। उससे क्या होता है कि अगर जो मोच की वजह से, अगर मोच क्या है, मोच एक फॉर्म की इंजरी है, फ्रैक्चर नहीं है, हड्डी की इंजरी नहीं है, लेकिन मांसपेशियों या लिगामेंट्स की इंजरी है और उनमें भी रक्त का या खून का संचार होता है। तो जब इंजरी होती है तो अगल बगल कुछ पार्ट ऑफ रक्त या कहते हैं खून, वो अगल बगल एक्स्ट्रावेजेट होता है, या इसको कहते हैं कि हम उस एरिया में सूजन आती है। तो उस एरिया की सूजन को कम करने के लिए ठंडे पानी की सिकाई
एक उपयुक्त माध्यम हो सकता है। उस एरिया को रेस्ट दें, ठंडे पानी की सिकाई करें। आप जैसा आप घर में कर सकते हैं, आप पेन किलर ले सकते हैं, कोई भी पेन किलर जो आपके घर में उपयुक्त पड़ा हो आप ले सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वॉलिनी स्प्रे या मूव आयोडेक्स आप हर आदमी के घर पे होता है, वो आप लगा सकते हैं। बल्कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप मालिश कोई ना करें। आप ये टॉपिकल जो एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, जो एनाल्जेसिक एजेंट्स हैं, मूव, वॉलिनी स्प्रे, उसको कर सकते हैं, लेकिन कृपया मालिश ना करें। कृपया गर्म की सिकाई मत करें। कृपया उस एरिया को रेस्ट दें, और उसके बाद भी अगर वो चीज़ ठीक नहीं होती है तो डॉक्टरी सलाह लें। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कभी कभी कमर में एकदम से दर्द हो जाता है, किसी को गर्दन मोड़ने में तकलीफ होने लगती है, तो ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज है? ये भी एक बहुत कॉमन और बहुत मतलब ये रोज़मर्रा में होने वाली समस्या है। इसको मैं दो पार्ट में करूँगा। एक तो ये है, मैं आपको बताऊँगा कि एक तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को जो कमर अचानक से ये कहना कि अकड़ गई है, या गर्दन अकड़ गई है, या अचानक से उसमें दर्द शुरू हो गया है, तो इसके लिए दो कंडीशंस बनती हैं। एक तो ये कि क्या ये प्रॉब्लम, ये समस्या उसको पहले से भी आती रही है और अब एक और बार आ गई है, या फिर उसको अपने जीवन में पहली या मान के चले एक या दूसरी बारी हुई है। दोनों ही समस्याओं में थोड़ा सा फ़र्क है आपके लेवल पे, बल्कि मैं कहूँगा कि कोई फ़र्क नहीं है। अभी जो आप मरीज घर पे बैठे हैं उन दोनों को एक जैसे ही करना है, लेकिन बेसिक डिफरेंस है। तो पहले मैं एक लेता हूँ कि किसी आदमी को अगर पहली बार ये समस्या हुई है कि, या दूसरी बार ये समस्या हुई है कि उसके अचानक से गर्दन में अकड़न आ गई है, या उसके कमर में दर्द हो गया है। सामान्यतः ये तब होता है कि आदमी रात में तो भला चंगा सोता है, और जब सुबह सो के उठता है तो उसको लगता है कि गर्दन अकड़ी हुई है और वो गर्दन हिला नहीं पा रहा। या रात में तो आराम से सोता है और अचानक सुबह सुबह सो के उठता है तो वो कमर को लेके बैठ जाता है, कमर पे हाथ धर के बैठ जाता है कि अब भैया कमर नहीं उठ रही, कमर से चलता नहीं बन रहा। ऐसी कंडीशन में ये कहूँगा कि बिल्कुल परेशान ना हो। जिसको एक सामान्य भाषा में कहते हैं चिक चढ़ जाना या गर्दन की नस चढ़ जाना, एक्चुअली वो चिक चढ़ना या नस चढ़ना नहीं होता। उसको अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो वो कहते हैं मसल स्पाज्म। जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं रीढ़ की हड्डी के आसपास, गर्दन की हड्डी के आसपास, वो मांसपेशियाँ अकड़ गई हैं। स्पाज्म मतलब अकड़ जाना, तो अकड़ गई हैं। अब अकड़ने का क्या मतलब है? मांसपेशियों में स्पाज्म आने का मतलब है कि वो स्टिफनेस आ गई है, उसमें इंजरी हुई है। ये भी एक तरीके की इंजरी होती है, ये बिना इंजरी के नहीं हुआ है, लेकिन ये मांसपेशी की इंजरी किसी चोट लगने की वजह से, कोई प्रायः चोट लगने की वजह से नहीं हुई है। वो एक ऐसी चोट है जो आप पता नहीं कर पाए। जैसे कि रात में आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपने उसके कुछ देर पहले कोई भारी सामान उठाया होगा, या फिर रात में सोते समय आपने गर्दन के नीचे जो तकिया आप रोज लगाते हैं उसकी जो पोजीशन है वो कुछ गड़बड़ रही होगी, या तकिया नहीं लगी होगी, या कुछ ऐसे उल्टी सीधे करवटें हुई होंगी। उसकी वजह से आपकी जो मांसपेशियां हैं, चाहे वो गर्दन की हो चाहे वो कमर की हो, वो अकड़ गई हैं, उसमें स्पाज्म आ गया है। वो एक्चुअली होता क्या है, ये इट्स अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना। जब भी बॉडी को हमारे कोई ऐसे स्ट्रेस के साथ जूझना पड़ता है, भारी सामान उठाना, तकिया नहीं लग पाना, या अनइवन सरफेस पे चलना, या गिर जाना, इन सब चीज़ों के प्रोटेक्शन के रूप में, बॉडी के हड्डियों के प्रोटेक्शन के रूप में अगल बगल मांसपेशियाँ होती हैं और वो कड़ी हो जाती हैं। जैसे समझ लीजिए एक वैसे ही है कि आप अगर गिर रहे हों और अगर आप सीधे गिर जाए तो आपकी हड्डी में चोट आ सकती है, लेकिन अगर उसके ऊपर की मांसपेशी कड़ी हो जाए, इतनी कड़ी हो जाए कि जो गिरने का जो चोट का जो इम्पैक्ट है वो पूरा वो झेल ले और हड्डियों को कुछ ना हो, तो एक तरीके से मांसपेशियों का जो स्पाज्म होता है वो इसी का फलस्वरूप है, इसी का प्रोटेक्शन रूप है। अब किया जाए, ऐसे में बिल्कुल आसान है। मांसपेशियों की जो अकड़न है, जो स्पाज्म है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ठंडे पानी की सिकाई करिए, इसमें मैं ये बोलूँगा कि गर्म पानी की सिकाई करिए। गर्मी चल रही है, जरूर गर्मी चल रही है, लेकिन उसकी अकड़न को, उसके स्पाज्म को कम करने के लिए गर्म थैली की सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। पेन किलर डेफिनेटली खा सकते हैं फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, पेन किलर खाइए। वॉलिनी स्प्रे कर सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, आयोडेक्स मूव लगा सकते हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि मालिश मत करिएगा। कमर और गर्दन जिस भी चीज़ों में ये पीड़ा हो रही है उसको रेस्ट दें। उसके बाद भी अगर 2-3 दिन में ये समस्या नहीं ठीक होती है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अब आपको शायद डॉक्टरी उपचार की ज़रूरत है या डॉक्टर को खुद विजिट करने की ज़रूरत है।
दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपको ये समस्याएं पहले से आती रही हों, आपको पहले से ये दर्द होता रहा हो, बार बार आपकी कमर में तनाव आ जाता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और बहुत लोगों को तो ऐसा होता है कि कमर के दर्द के साथ एक पैर या दोनों पैरों में दर्द बहता है, जिसको हम शैटिका एक आम भाषा में कहते हैं। वो शैटिका क्या, वो एक तरीके के पेन ऑफ मतलब रेडिएशन ऑफ पेन होता है। तो वो उन मरीजों को, उन लोगों को ये पता है कि ये वही है जो उनको पहले आता रहा है। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आप कोई दोबारा ये एपिसोड हुआ है तो पिछले एपिसोड में जो आप करते थे, चाहे वो सिकाई हो, चाहे वो दर्द की दवाएं हो, चाहे वो और कोई दवाएं हो, उसको ले लीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए। और उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि अगर कोई ऐसी कोई नई कंडीशन ना डेवलप हो गई हो जिसको वो डॉक्टर ही इलाज कर सके। अपने आप से खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करिए। डॉक्टर साहब, कोई घायल अगर इस पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में आप लोगों के पास आता है, तो आप लोगों का लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ट्रीटमेंट की क्या लाइन्स होती है, क्या गाइडलाइन आपके ट्रीटमेंट की चल रही है? देखिए, ये अगर हम बात करें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की और ख़ासकर मेरे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि एक कोई भी घायल अगर कोई हॉस्पिटल आ रहा है तो उसको हमें अटेंड तो करना ही है। तो उसको हम अटेंड कैसे करते हैं? हमारे हॉस्पिटल में अलग अलग एरियाज़ बनाए हुए हैं, केजी में, मतलब किंग जॉर्ज में एक स्क्रीनिंग एरिया है। मतलब कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी का हो, चाहे वो चोट लगे एक्सीडेंटल पेशेंट आया हो, चाहे वो सांस की बीमारी के साथ आया हो, चाहे वो बच्चे की बीमारी के साथ आया हो, चाहे वो किसी भी बीमारी के साथ आया हो, वो पेशेंट उस स्क्रीनिंग एरिया में पहले जाता है। एक डॉक्टरों की टीम, मेडिकल स्टाफ की टीम वहाँ पे तैनात है। वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, उनकी स्क्रीनिंग करती है, उनकी थर्मल जांच करती है और बेसिक मोटा मोटा ये हम सस्पेक्ट करते हैं कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव हैं या हो सकते हैं, या फिर वो इससे क्लीन हैं। अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं या उससे होने के सस्पेक्ट हो सकते हैं तो उनके लिए उनको एक अलग एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पे कहते हैं ट्रायज एरिया। वो एक अलग एरिया बनाया हुआ है। फिर वहाँ पे हर विभाग की, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स की टीम हो, चाहे वो हर किसी भी विभाग की टीम हो, वहाँ हर टीम का एक आदमी, दो आदमी वहाँ हैं, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स हैं, जो फिर उसको उस हिसाब से वहाँ पे ट्रीट करते हैं। और अगर वो मोटा मोटा ये पता चलता है कि वो आदमी कोरोना या कोविड-19 से ग्रसित ना है, ना उसके होने की संभावनाएं कम है, तो फिर उसको हम, अगर घायल मरीज की बात करें तो उसको ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है। फिर ट्रॉमा सेंटर में हम उसका फर्स्ट एड करते हैं, उसका उपचार करते हैं, और उसको अगर एडमिशन करने की ज़रूरत हुई तो उसको एडमिट करते हैं और उसकी रूटीन जांचें भेजते हैं। और साथ में आज के सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की गाइडलाइन के हिसाब से उसकी कोविड टेस्ट होते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है कि हाँ, उसको आगे लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या करना है। मतलब डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि उसकी अगर सर्जरी होनी है तो इन जांचों के बाद ही होती है, और अगर वो कोविड पॉजिटिव आता है और अगर उसके बाद भी उसकी सर्जरी आवश्यक होती है तो हम पूरी पीपीई किट पहन के प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए उसकी सर्जरी करते हैं। और अगर वो कोविड नेगेटिव आता है तब भी हम फुल प्रिकॉशन लेते हुए उसकी सर्जरी करते हैं, अगर सर्जरी ज़रूरत है। अदरवाइज आज के कोविड सिनेरियो में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मतलब बिना ऑपरेशन के ठीक किए जा सकें, वो ज़्यादा अच्छा है। भले उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अपना रहे हैं। मतलब अगर हड्डी या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बात करें तो हम प्लास्टर, या जो हमारी पुरानी पद्धति है, पुरानी क्या ऑनगोइंग पद्धति है, जो एवरग्रीन पद्धति है, वो हम प्लास्टर लगा के यूज़ कर रहे हैं, लगाने की यूज़ कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत चीज़ इसके साथ में आपसे एक और अपील करना चाहूँगा, जैसा मैंने अपने पिछले जवाबों में भी दिया, कि ज़बरदस्ती अस्पताल के लिए पैनिक मत करें। कोशिश करें कि जो भी मरीज़ बीमार हो, घायल हुआ हो, चोटिल हो, अगर उसकी चोट इतनी गंभीर ना हो कि उसको अस्पताल लाने की ज़रूरत है, तो कृपया करके उसका घर में ही इलाज करें। जब अति आवश्यक हो तभी अस्पताल लेके आएँ, क्योंकि अस्पताल आना अपने आप में कोरोना कैच करने का एक माध्यम बन सकता है। हम, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो मीडिया सहकर्मी हो, और चाहे वो पुलिस हो, हम सब तो वैसे भी कोरोना के आसपास के वातावरण में जी ही रहे हैं। आपसे जरूर ये गुजारिश रहेगी कि आप जितना अपने आप को बचा सकें उतना अच्छा रहेगा। कुछ मरीजों की इलेक्टिव सर्जरी होनी थी, जो अब इस लॉकडाउन में नहीं हो पा रही है, और अब उम्मीद लग रही है क्योंकि लॉकडाउन 4 है
तो उसमें कुछ चीज़ें चलने शुरू हो गई, वो मरीज क्या करें? बिल्कुल, मतलब मैं इस प्रश्न के लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि ये प्रश्न आप ही का नहीं बल्कि आपके पास भी कई लोगों से ये प्रश्न आए हैं। इवन हमारे पास हमारे जानने वाले या हमारे ऐसे मरीज जिन्होंने कहीं से हमारे नंबर जुगाड़े, वो उनके भी बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा काम यूजुअली लिगामेंट इंजरीज़ को मैनेज करना है, उनके ऑपरेशंस करना है दूरबीन विधि से, आर्थ्रोस्कोपी मदद से। तो मेरे पेशेंट यूजुअली स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग पर्सन्स होते हैं, या कई बार जो घुटना कूल्हा बदलने की जो पेशेंट्स हैं जो इस कोरोना क्राइसिस के पहले से लाइंड अप थे, उनके ऑपरेशंस नहीं हो पाए और वो बहुत सालों से ये समस्या झेल रहे हैं, या स्पोर्ट्स इंजरी पर्सन जो हैं जो कुछ समय से अपने स्पोर्ट्स इंजरी को लेके चिंतित हैं, इनके लिए उनके भी प्रश्न में हम लोग के पास आते हैं। उनकी ये एक ऑब्वियस इंक्वायरी आती है कि सर अब क्या करा जाए, अब धीरे धीरे चीज़ें खुली हैं, तो क्या अब हम आपसे ऑपरेशन करा सकते हैं, कृपया हमें डेट दे दीजिए। मैं उनसे एक बात बहुत तसल्ली से, बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि भाई थोड़ा थम जाओ। अभी थम इसलिए जाओ कि अभी हम लॉकडाउन 4 में हैं सुमति जी। लॉकडाउन 4 में देखिए, आपने देखा कि लॉकडाउन 1 के समय गाइडलाइंस अलग थी, सेकंड के समय गाइडलाइन अलग थी, और अब लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस बिल्कुल अलग हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये कोई पूर्व नियोजित नहीं है, ये हमें हर पल, हर समय, हर दिन, हर घंटे ये गवर्नमेंट इसको इसकी बहुत बेबाकी से, बहुत सूक्ष्मता से इसकी जांच कर रही है, और हर बार ये गाइडलाइंस बदलती जा रही हैं। तो आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है कि अब गाइडलाइन जो ये लॉकडाउन 4 है, इसके आगे इसका एक संकेत है कि अब हमें इस कोरोना के साथ, इस कोविड के साथ जीना है। मतलब इसके साथ जीने का ये मतलब नहीं है कि हम बेबाक हो जाएं, हम निडर हो जाएं और हम सभी अपने जो अपनी केयरलेसनेस है उसको हम उजागर करें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें निडरता से जीना है, हमें बेबाकी से जीना है, लेकिन हमें केयरफुल होकर जीना है। केयरफुल होकर जीने में हम ये ना करें कि हम जाके तुरंत अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार लें। तो इन मरीजों से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस चीज़ को आपने इतने समय तक टाला है या आपने मजबूरीवश भले टाला है, उसको कुछ समय और बियर करिए, उसको वहन करिए। इसी तरह मैं अपने स्पोर्ट्स इंजरी पर्सन से या स्पोर्ट्स पर्सन से कहूँगा कि आपने इतने दिन अपने आप को संभाला है, आप अभी अपने कुछ दिन अपने आप को और संभालिए। एक बार ये 10, 15, 20 दिन, 1 महीने और गुजरने दीजिए। नई गाइडलाइंस आएंगी, चीज़ें पता चलेंगी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमें ऐसा ही हमारे साथ गाइडलाइंस हमें आई या हमें ऐसा हुआ कि हमें इसी के साथ करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कि हम जो ये इलेक्टिव सर्जरीज हैं उसको कब, कैसे और किस प्रिकॉशंस के साथ कर सकते हैं। बल्कि मैं उन डॉक्टरों को भी कहूँगा जो इन ऐसे पेशेंट्स के संपर्क में आ रहे हैं और उनके पेशेंट बार बार जिद कर रहे हैं कि कृपया करके ये आप ऑपरेशन उनका लिगामेंट इंजरी का या फिर घुटना बदलने का कर दीजिए। मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है उसको अभी उस तरीके से एंटरटेन मत करिए। उनको विनम्रता से समझाइए कि अभी कुछ दिन इसको और वहन करें, और धीरे धीरे जब समय थोड़ा सा और अच्छा होगा या समय हमारे पक्ष में आएगा तो संभवतः ये सब समस्याएं डील करी जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, जिन्होंने हमें इस बारे में बहुत सटीक जानकारी दी, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का भी जवाब दिया, जो दर्शकों ने हमसे पूछा था उसके बारे में भी जवाब दिया। हम आपसे फिर गुजारिश करेंगे, डॉक्टर साहब ने तो आपसे कहा ही है, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि केयरलेस मत होइए, केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, डरिए नहीं, लड़िए, और कोरोना से हमें जीतना है। देखते रहिए IBN भारत।